आपके माइक को म्यूट कर दीजिए कपिल जी। बाकी सभी आपके माइक को म्यूट करें, आप आपका वीडियो ऑन रख सकते हैं और माइक को म्यूट कर दीजिए। हाँ दीप, स्टार्ट कर क्या? थैंक यू। थैंक यू वेरी मच दीप सिंह और सभी आज के इस 3 दिवसीय मेडिटेशन कोर्स में जो आप ज्वाइन किए हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एवरीवन those who have interest to join this course to learn some very important meditation techniques and to motivate you about your career point of view. So let me discuss with why this course for you. एक कोर्स आपके लिए क्यों है? हम वैसे शुरुआत करते हैं ताकि आप कुछ आपका मन बना के इस कोर्स में ज्वाइनिंग किए हैं और 3 दिन तक आप हमारे साथ में रहने वाले हैं, तो आप क्यों आप अपना समय इस कोर्स को देना चाहते हैं और हम आपको क्या देने वाले हैं। तो लेट मी डिस्कस इन दैट पॉइंट। तो आपको एक ये चीज पता चलेगी कि आपका जो इंटरेस्ट है और इस कोर्स का जो कंटेंट है उसमें आपको क्या कनेक्शन मिलता है, तो उससे आपको एक इस कोर्स में बने रहने के लिए काफी मदद मिल सकती है। तो कोर्स के टाइटल से ही हम देखते हैं कि कोर्स का टाइटल ही कुछ आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसका नाम है बोधि माइंडफुल योगा फॉर स्टूडेंट्स। दिस ऑल 4 words इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टूडेंट्स लाइफ और ह्यूमन बींग्स लाइफ। So as a human being, we have to think how I am. जो कैपेसिटी जो है अबाउट द माइंड, उसको हम डेवलप करें या उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें कि जो कैपेसिटी ऑलरेडी फ्री है आपके पास में, आपके जन्म के साथ आई हुई है। इट इज अ विरासत, रिच रिच रिसोर्स जो हमारे पास में है, जिसे हम माइंड कहते हैं। और इस रिसोर्स को हमें कैसे इस्तेमाल, और टीचर या स्कूल में भी बताया नहीं जाता है कि माइंड क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे हमने उसका अपने एजुकेशन में, स्पेशली अगर हम स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, तो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हमें बहुत ही कम लर्निंग मिलता है। जब मैं आपकी बात करता हूँ तो शायद मुझे भी मेरे टीचर ने या मेरे माता पिता ने या लोगों ने मुझे इतना नहीं बता पाए कि मन क्या है और मन पे कैसे कार्य किया जाता है। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि कंट्रोल माइंड, कंट्रोल माइंड। अब ये शब्द उस समय जब मैं 12 साल का, 10 साल का था, तब मुझे ना इंग्लिश समझ में आती थी ना वो शब्द समझ में आ रहा था। माइंड को मन कहते हैं यहाँ तक भी मुझे पता नहीं था। जिस प्रकार से आज का बच्चा 12वां साल में या 10 years में स्मार्ट होता है, तो इस प्रकार का इंग्लिश आजकल मिल रहा है। लेकिन अगर हम 30 साल पहले जाते हैं तो शायद इंग्लिश का शब्द 5 या 36 साल के बाद में ही थोड़ा थोड़ा सुनने को आता है, और माइंड ये शब्द तो वैसे भी कोई इस्तेमाल नहीं करता है। ABC से ही शुरुआत होता है, एप्पल है, या जो कॉमन शब्द होते हैं वही समझ में आते हैं, और मन को ही माइंड कहते हैं। शायद मुझे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन मेरे पिताजी हमेशा मुझे सजेस्ट करते थे, बताते थे कि भाई माइंड को कंट्रोल करो। ये कंट्रोल ये शब्द भी मेरे लिए नया था उस समय, कि जिसे हम कह सकते हैं कि मन को नियंत्रित करिए।
और आप देखिए कि हमारे घर में ये शब्द हमेशा इस्तेमाल किया जाता है कि ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाओ। गिरते तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई ध्यान से चलो। पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि भाई ध्यान से पढ़ो। अभी पेरेंट्स को ये पता नहीं कि ध्यान से पढ़ना मतलब क्या है, लेकिन बोलते ज़रूर है। हाँ, खाते समय अगर इच्छा आ जाती है या फिर दिक्कत होती है, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि ध्यान से खाओ। तो ये ध्यान की जो हमारी संस्कृति है या हम समन संस्कृति कह सकते हैं या बुद्ध की जो खोज है, जिसे हम ध्यान कहते हैं, जिसे हम मन कहते हैं, तो विश्व में ऐसे पहले व्यक्ति हुए हैं जो हमारे भारतीय है, जिसे हम बुद्ध कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो 2009 में जो एक सर्वे हुआ था कि पूरे विश्व में किन-किन लोगों ने सबसे बड़ा योगदान दिया है या हिस्ट्री बनाई है, उसके अंदर बुद्ध जो है पहले क्रमांक में है। उस सर्वे के अंदर सभी लोगों को सभी लोगों को दिया था कि जो बड़े-बड़े धर्म के संस्थापक है या वैज्ञानिक है, सामाजिक कर्ता है, उन सभी लोगों की सूची बना के पूरे विश्व में उसका सर्वे किया गया था कि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है किस का है जिससे ये पूरे विश्व में उसका इतिहास बनाया हुआ है, उसके इतिहास पे छाप है। तो बुद्ध पहले व्यक्ति है। जानकर हमें खुशी होगी कि दूसरे क्रमांक में अ, महा हम पूरी विरासत देखते हैं कि हमारा जो विद्यार्थी है या हमारा मन है, क्योंकि विद्यार्थी का मन ही समाज में बहुत बड़ा कार्य कर सकता है, जिसे हम यंग माइंड कहते हैं। हाँ, यंग माइंड जो होता है, वही सबसे बड़ी विरासत किसी भी होती है। अगर आप किसी विरासत की बात करते हैं कि हमारे कितने हैं और कितने कार्यशील हैं, आधार विकास के अंदर आप या हम सभी जिस एज में है, जिसे हम यंग कहते हैं, फिजिकली तो उस एज में है ही, लेकिन बहुत सारे हमारे जो एडल्ट है या जो बुजुर्ग है, वो भी अगर अपने आप को अगर यंग समझते हैं मन से, तो वो भी यंग है, वो भी स्टूडेंट है। और बाबा साहब ने कहा है कि मैं मरने के आखिरी क्षण तक मैं विद्यार्थी रहूं या विद्यार्थी रहूंगा। ये बाबा साहब के शब्द जो है हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है कि हमें विद्यार्थी बन के मृत्यु के आखिरी क्षण तक हमें बने रहना है। तो विद्यार्थी की जो अहमियत है या आ, हमारा मन का विकास है, इसके साथ में जुड़ी हुई है। विद्यार्थी वो मरने के आखिरी क्षण तक तभी रह सकता है कि जब हम मन की शक्ति को जाने, ज्ञान की शक्ति जो है, रीडिंग स्किल हो, लर्निंग स्किल हो या आपकी हॉबीज हो या सोशल वर्क हो, मेडिटेशन हो, हाँ, जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है, उसको कंटिन्यू बनाए रखना ही एक अपने आप में आपको एक स्टूडेंट का लाइफ जो है वो आपके साथ में बना रहता है। तो ये कोर्स हमें इसी बात की तरफ हमें कनेक्ट करने वाला है कि जो हमारी जो एनर्जी जो है, जिसे हम थॉट कहते हैं, जो अभी आप सोचते हैं, आप सुन रहे हैं, वो किसके वजह से सुन रहे हैं? सिर्फ
किसी ने किसी मन का मन की खोज है। अगर उसके मन में अगर ऐसा नहीं आया होता, उसने उस प्रकार से अगर विषय को देखा नहीं होता, तो शायद वो वैज्ञानिक ना बनता और वो चीजें आज जो हमें उपयोग में मिल रही है, शायद हमारी उपयोगिता वो नहीं बन पाती। तो सभी जो पार्टिसिपेंट है, मुझे आशा है कि हम जो इस 3 दिवसीय कोर्स में हम जो सीखने वाले हैं, सबसे हमारा जो महत्वपूर्ण जो पहलू जो है कि हमें अपने मन की गहराई में जाना है। और माइंडफुलनेस ये जो शब्द जो है, बुद्ध के समय से ही एक अलग शब्द के नाम से जाना जाता है, जिसे हम स्मृति कहते हैं, सजगता कहते हैं, स्मरण शक्ति कहते हैं। और बुद्ध के समय ऐसे ऐसे विद्वान थे, जैसे कि आपने अगर आनंद का नाम सुना है, वो सुपर कंप्यूटर उसका माइंड था, क्योंकि बुद्ध के 84,000 जो टीचिंग जो है वो उसके ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर उन्होंने स्टोर की थी। हम देख सकते हैं कि मन की जो अच्छे मन की जो ताकत जो है, यहाँ पे हमारे पास में 2 प्रकार के मन होते हैं। मन एक ही प्रकार का होता है, लेकिन 2 प्रकार से हमारा मन काम करता है। जब आप पढ़ाई भी करते हो तो एक मन कहता है कि पढ़ाई करो, आप पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन उसी समय दूसरा मन कहता है कि मैं खेल लूं, सो जाओ या पढ़ाई नहीं करूं, ऐसी मुझे समझ में आ जाए। वो सारी चीजें दूसरा मन हमें नहीं करने के लिए प्रेरित करता है। एक मन कहता है कि मैं करूं। तो ये द्वंद्व जो है 2 मन का, कि करना और नहीं करना, या अच्छा या बुरा, इसको कौन समझाएगा, कौन बताएगा? अगर बचपन से जो हमारा एज है, जिस एज से बच्चे जुड़े हुए हैं, वो 7th स्टैंडर्ड का हो सकता है, 8th स्टैंडर्ड का हो सकता है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि बड़ा भी बच्चा होके भी उसका मन वैसे ही है कि जो अभी जिस बच्चे का मन है, जो 7th स्टैंडर्ड का बच्चा जो समझता होगा ना, उतना ही ग्रेजुएशन का बच्चा समझता है। मन के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके पास में विषय का ज्ञान ज्यादा हो सकता है छोटे बच्चे से, हाँ, लेकिन अगर आप मन के बारे में देखोगे कि जो भावना उस बच्चे के लिए हो रही है, उस बच्चे के मन के अंदर जो भय आ रहा है, चिंता आ रही है, या उसको नहीं समझ रहा है, उसी प्रकार से हमारा बड़ा उम्र होने के बाद में भी बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आ रही। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि चिंता क्यों आती है, भय क्यों आता है। अभी आजकल कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी मतलब मन पे प्रभावित हो रही है, और हम उसको समझ ही नहीं पा रहे कि क्या है और कैसे इसके साथ में कार्य करें, क्योंकि ये सब मन का सर्जन है। जो आपके मन के अंदर आ रहा है, ये मन का सर्जन है, ये बाहर से नहीं आ रहा है। लगता है कि बाहर से आ रहा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना हुआ है, लगने में बाहर से लगता है, लेकिन जब आपके स्वभाव में जब आप देखते हो, या आपका मन उसको जो एक्ट और रिएक्ट करता है, वहां से वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। वो फिर बाहर के विषय की जिम्मेदारी नहीं है कि आपने क्या रिएक्ट किया, या गलत तरीके से सोचा या अच्छे तरीके से सोचा, वो आपके मन का कार्य है। और ये समझना और समझाना, ये आज के युग के लिए सभी पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, उनको भी उस प्रकार से समझाना कि भाई यहाँ से हमारा एक्ट है, यहाँ से हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे ले रहे हैं। और ये मन का खेल है, ये मन की सोच है। और इस मन की सोच से अगर हम बच्चों को सिखाएं, हम इस 3 दिन के अंदर हम वो सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारा मन कैसे काम करता है, और किस प्रकार से मन को हमने प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षण ये अपने आप में स्किल है। छोटा बच्चा भी सीख सकता है, जैसे कि बच्चे को आप ड्राइंग करना सिखाओ तो बच्चा ड्राइंग करना सीख जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि छोटा बच्चा है तो कैसे सीखेगा। स्विमिंग करना उसको नहीं आ रहा है, स्विमिंग करना उसको सिखाओगे, स्विमिंग करना सीख जाएगा। आजकल मोबाइल यूज करना है ना, आपसे ज्यादा बच्चे को पता चलता है। क्या बच्चा सीख नहीं सकता है? हर चीज सीख सकता है। और माइंड को भी आप सिखाओगे तो बच्चा माइंड भी सीख सकता है, लेकिन हम सिखाते नहीं है। हाँ, हम सिखाते नहीं है। अगर आप तिब्बतियन बच्चे की अगर हम बात करते हैं, जो 9 साल का बच्चा होता है,
वो अपने मन को भी देख के अपना कार्य करता है। वो जानता है कि मेरे मन के साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि उसको उस प्रकार से उनके माँ-बाप है, उनके जो शिक्षा पद्धति जो है, वो उनको सिखाई जाती है कि मन कैसा गुस्सा करता है, मन कैसे चीज़ों को पकड़ के रखता है, हाँ, मन में कैसा भय आता है, मन को कैसे हमने अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, वो उनको सिखाया जाता है, इसलिए वो सीखते हैं। जैसे कि हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं तभी तो सीखता है। आप सोचिए कि बच्चे को अगर मोबाइल देना छोड़ दीजिए, क्योंकि मोबाइल मोबाइल के बारे में वो जान पाएगा? उनको खेलना बंद कर दीजिए, क्या वो खेल पाएगा? नहीं खेलेगा। जो भी आप आपके बच्चों को दे रहे हैं या हम बड़े होने के बाद में भी जो हम कर रहे हैं, वही तो हमारा जीवन बन रहा है। अगर आप उस स्किल को अगर सीखोगे नहीं, तो उसमें आप कैसे पारंगत बनोगे? आपका मन शुद्ध नहीं बनेगा। आपके पास में अच्छा एजुकेशन डिग्री हो सकता है, आपके पास में पैसा हो सकता है, आपके पास में पोजीशन हो सकता है, सब, लेकिन क्या शांति और सुख आपके पास में है क्या? मन को क्या हम शांत रख सकते हैं क्या? मन को किसी विषय के अंदर हम शुद्ध करके रख सकते हैं क्या? मन से हम अच्छा सोच सकते हैं क्या? अगर ये प्रश्न जब हम अपने आप से पूछते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं हमारा जो प्रशिक्षण जो है, या जिसे हम एजुकेशन भी कहते हैं, तो एजुकेशन के मूल तत्वों को कहीं न कहीं हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। क्यों इस्तेमाल करना छोड़ दिया? उसके 2 कारण हैं। क्योंकि आस-पास का इंसान भी उसको इस्तेमाल करने के लिए बता नहीं रहा है, इसलिए वो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं हो रही है। हुँ? और आज पूरा विश्व का ध्यान जो है, जिन-जिन लोगों ने मेडिटेशन किया है, हाँ? अगर हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं, तो 1969 में जब एक वैज्ञानिक, जिसे हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, फिलोसोफर कहते हैं, वो जब बुद्धिस्ट कंट्री में जाके उसने देखा कि लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं और क्या उसका लाभ है। श्रीलंका में गया, म्यांमार में गया, वियतनाम में गया और उन्होंने पूरी तरह से अभ्यास किया और उस अभ्यास से उसने जाना कि ये जो माइंडफुलनेस जो है, ये ऐसी प्रक्रिया है कि जो आपके मन की बीमारियां भी उससे मुक्त की जा सकती है। जिसको हम सबसे बड़ी बीमारी कहते हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तनाव है, चिंता है, भय है, क्योंकि उसी का वो डॉक्टर था। और उसके बाद में यही माइंडफुलनेस जो है धीरे-धीरे 2000 से एजुकेशन में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। कि विद्यार्थी या स्टूडेंट जब कुछ सुनता है, हुँ, तो वहाँ पे उसकी स्मृति कैसी और क्यों रहनी चाहिए? जैसे कि अभी बच्चे सुन रहे हैं, अभी सुनने के 2 प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया ऐसी है कि आप शब्दों को सुन रहे हैं। दूसरी प्रक्रिया ये है कि आप शब्दों को सुन रहे हैं। शब्दों को सुनना सभी को आता है, हुँ, लेकिन उस शब्द के स्पर्श को अनुभव करते हुए सुनना, ये प्रक्रिया जो है, ये माइंड जब अनुभव से सुनते हो, तो वो डायरेक्ट जो का जो अनुभव है आपके हृदय के चला जाता है। उसके वजह से जो मेमोरी जो है, जो कहते हैं कि हमारे याद नहीं रहता है, बच्चों 2 प्रकार की मेमोरी होती है, जिसे हम शॉर्ट मेमोरी कहते हैं, एक लॉन्ग मेमोरी कहते हैं। तो जो लॉन्ग मेमोरी जो होती है, उस लॉन्ग मेमोरी को 2 प्रकार से हम विकसित कर सकते हैं। एक तो बार-बार रट-रट के कर सकते हैं, जैसे कि हम सोते हैं, किसी विषय को रटते हैं और वो स्टोर हो जाती है लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन वो मेमोरी हमें ज़्यादा हेल्प नहीं करती है। उसको रटा है कि जो टीचर ने कहा है, इसको रट के आप समझ के आप हमें बताइए या एग्ज़ाम में लिखिए। लेकिन वो लाइफ में काम में नहीं आता है, क्योंकि वो आपका अनुभव नहीं है, वो स्पर्श नहीं है। जैसे कि हम किसी शब्द को रटते हैं,
और उसी का हम राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जीवन में हमें उसका इस्तेमाल क्या है पता ही नहीं चलता है। हाँ? जैसे कि हमने फूल है या एप्पल है, इसको हमने रट रट के दिमाग में डाल दिया, किसको फूल कहते हैं, इसको एप्पल कहते हैं। ठीक है, हमें पता है कि इसको एप्पल कहते हैं, इसको फूल कहते हैं, लेकिन जीवन के अंदर वो फूल क्या है वो आपको स्पर्श ही नहीं करेगा। हाँ, एप्पल का जो मूल्य है वो स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि उस प्रकार से आपने उसको आपके दिल में, आपके मन के अंदर डाला नहीं है। तो बच्चों को भी हमने एप्पल सिखाना है, फूल सिखाना है, या जो भी शब्द उसको सिखा रहे हैं, उस सिखाने के साथ साथ में उसका स्पर्श होने का जो अनुभव जो है, डायरेक्ट रियलाइजेशन कहते हैं उसको, है ना। डायरेक्ट उसका अनुभव लेने की जो क्षमता जो है वो है माइंडफुलनेस टेक्निक्स में। और कुछ नहीं है इसमें, बड़ी हमें कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या बहुत कुछ बड़ा कार्य करना है या बहुत कुछ हमें लर्न करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं और कान से सुन रहे हैं, लेकिन कान के साथ सुनते सुनते आप उसको अनुभव भी कर रहे हैं। आपकी जो कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, माइंडफुलनेस का मतलब क्या है कि आपकी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस जो है वहां पे आ जाना, क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी है। तो आप कैसे आप ले नहीं रहे हैं, आपका जागरूक होना, कॉन्शियस होना, वो सबसे बड़ी हमारी क्वालिटी है। इसलिए हम इंसान भी है, लेकिन उस कॉन्शियसनेस को हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, उसका हम रियलाइजेशन नहीं करते, इसलिए इस्तेमाल वो होती नहीं है। और इसलिए हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है, कॉन्फिडेंस पावर है, या इवन हमारी इम्यूनिटी जो है, आज हमारी इम्यूनिटी नहीं कम होने की वजह से ही कोरोना सबसे ज्यादा हम पे अटैक हो रहा है। कोरोना उसी पे ज्यादा अटैक हो रहा है क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी जो है फिजिकली, हाँ, वो इसलिए इम्प्रूव नहीं हो पा रही है या कम होती है, क्योंकि हम हमारी कॉन्शियसनेस की जो पावर है, माइंड की पावर है, वो क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, या उसको हम खराब कर रहे हैं। उधर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है कि उस कॉन्शियसनेस पावर को या उस माइंडफुलनेस को या उसके जो टेक्निक को है, हमने कैसे इस्तेमाल, एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप जरूर इस बातों को आज से जो शुरू हुए कोर्स के अंदर हम धीरे धीरे जैसे जैसे इसको हम यूज करेंगे, अभी मैं इसलिए थोड़ा थ्योरेटिकल बता रहा हूँ ताकि आपका एक कनेक्शन बन सके। अगर मैं ये बात नहीं बताऊंगा और डायरेक्ट अगर मैं आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा तो हो सकता है कि आपको कुछ बातें और अभी हम एक प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं ताकि उस सही में माइंडफुलनेस जो हमारे ह्यूमन बीइंग की पावर है, या हम कह सकते हैं कि वो हमारी कैपेसिटी है, वो क्या है, कैसे इस्तेमाल करें पहली बात। और अगर हम अच्छे ह्यूमन बीइंग है, या अच्छा माइंड ही अच्छा स्टडी कर सकता है। आप याद रखिए, आजकल पेरेंट्स और स्टूडेंट और टीचर हमेशा स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट देते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। कोई भी स्टूडेंट ना ये सोचता है, ना पेरेंट सोचता है या टीचर सोचता है कि अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छा मन होना भी 100% जरूरी है। अगर आपका स्वास्थ्य शरीर नहीं होगा तो आप पढ़ाई कैसे करोगे? आपका स्वास्थ्य शरीर नहीं होगा तो आप पढ़ाई कैसे करोगे? और स्वास्थ्य मन नहीं होगा तो आप कॉन्सेंट्रेट कैसे होंगे? हमारा अगर प्रॉब्लम कंसंट्रेशन का है या कॉन्फिडेंस का है, या हमें कुछ सक्सेस अचीव करना है, करियर में हमें आगे जाना है, अगर आपका मन अच्छा नहीं है और आप कितने भी चलते जाओगे, चलने में तो लगेगा कि मैं 10 किलोमीटर चला हूँ, लेकिन वो 10 किलोमीटर भी आपको कुछ देने वाला नहीं है स्ट्रेस के सिवा, क्योंकि चलते समय ही आपने अपने मन को देखते हुए चलने का प्रयास नहीं किया है। और यही हमारी सबसे बड़ी विफलता कह सकते हैं कि हमारा इतना अभ्यास करने के बाद में, अगर जो बड़े बच्चे हैं जो ग्रेजुएट कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या उससे भी ज़्यादा हमारी उम्र है, इतनी सारी उम्र होने के बाद, इतनी कुछ पढ़ाई करने के बाद
आज भी हम अपने मन को समझ नहीं रहे हैं, या उसका मन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब के जीवन में देखिए, बाबा साहब जब 9 ईयर के थे, 10 ईयर के थे, तभी से वो जागरूक थे, और जागरूक थे तभी तो अपने बहन से प्रश्न करते थे कि लोगों के बाल काटे जाते, मेरे क्यों नहीं काटते हैं। अगर जागरूक नहीं होते तो प्रश्न कैसे करते। स्कूल में उनको पानी नहीं मिलता था, तभी तो उनको पता चला कि दूसरे बच्चे को पानी मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता है। बाकी बच्चों के साथ में तो ऐसे ही होता होगा। वो बाबा साहब भीमराव का अकेले थोड़ी बच्चे थे जिनके साथ में ऐसा अन्याय होता था। उन्होंने जब किताब पढ़ी उद्धवचरित, तो उनको लगा कि ये किताब मैंने पढ़ने के बाद मेरे पिताजी ने ये किताब मुझे क्यों नहीं दी पढ़ने के लिए। रामायण महाभारत पढ़ाते थे, लेकिन मुझे बुद्ध का जीवन पढ़ने क्यों नहीं दिया। ये प्रश्न उनके मन में क्यों निर्माण हुए, क्योंकि उनका मन सजग था, वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। और बाबा साहब की पूरी पढ़ाई अगर आप देखोगे कि उनका जो ग्रंथ प्रेम हो या उनका अभ्यास करने का जो तरीका हो, 18-18 घंटे पढ़ने की जो ताकत हो, उनके जो पूरे जीवन के अंदर मुझे लगता है स्टूडेंट स्टूडेंट और स्टूडेंट ही है। और स्वयं कहते हैं आखिरी उनकी सांस तक वो लिखते गए, आखिरी सांस तक अपने आप को स्टूडेंट के स्तर में उन्होंने महसूस किया है। तो स्टूडेंट का पावर जो है, जो अगर हम बाबा साहब के या किसी भी महान जो हमें वैज्ञानिक है या जो भी हमारा आइडियल है, उसको हम देखते हैं, तो उसके पीछे अगर कोई शक्ति है, उसके पीछे किसी पद की शक्ति नहीं है, उसके पीछे कोई पैसे की शक्ति नहीं है, उसके पीछे किसी जात और धर्म की शक्ति नहीं है, उसके पीछे उसकी मन की शक्ति है। और मुझे विश्वास है कि ये जो 3 दिन का जो कोर्स है, इस कंक्लूजन के अंदर हम जरूर आएंगे। आप भी खुद बताओगे कि नहीं सर, कि ये हमारा मन का जो इस्तेमाल करना जो है, यही हमारे शिक्षा का श्रेष्ठता को प्राप्त करना है, जिसे हम स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट स्टूडेंट कहते हैं। अगर हमें समय स्मार्ट होना है हमारे पढ़ाई के अंदर या हमारे करियर के अंदर, तो वही इंसान हो सकता है, उसमें से आप हम सभी आ सकते हैं, कि जब हम अपने मन की ताकत को या मन के स्वभाव को जानते हुए अगर आप 1 घंटा भी पढ़ोगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। जब मैं एज ऑफ 18 में था, 17-18 साल में के एज में, जब सेकेंड ईयर में मैं पढ़ रहा था, मेरे साथ में 2 बातें हुई, एक बुरी और एक अच्छी। बुरी बात ऐसी थी कि मैं सेकेंड ईयर के एग्जाम में अपीयर होने वाला था, 1 महीने के बाद एग्जाम थी, और मेरे पिताजी पूरी तरह से एडमिट थे, या ऐसा कह सकते हैं एकदम मृत्यु के समीप थे। और उसी समय मैं मेडिटेशन के कांटेक्ट में आया। तो जैसे-जैसे मेडिटेशन मैं करते गया, वैसे-वैसे मैं उसका इस्तेमाल करते गया, मैं पढ़ाई करते गया, और मेरे पिताजी की जो तबीयत भी है धीरे-धीरे खराब होते-होते, उनका जैसा मेरा 15 दिन के बाद में एग्जाम हो, उसके पहले उनका डेथ हुआ। तो डेथ ना मेरे हाथ में था, ना उनके हाथ में था, लेकिन जो आने वाला समय मेरे हाथ में था। और मेरे पिताजी ने कहा था कि भाई, भले मेरा मृत्यु हो, फिर भी तुम्हें एग्जाम देके आगे पढ़ाई करनी है। इतनी बात मेरे पिताजी के साथ हुई थी। लेकिन उसका जो मुझ पे स्ट्रेस पड़ा, 1 दिन 2 दिन, कि मैं सोच रहा था कि मैं एग्जाम ही ना दूँ। अगर उसी डिसीजन को अगर मैंने कैरी फॉरवर्ड किया होता, तो शायद मैं आज आपके बीच में नहीं होता। 3 दिन के बाद मुझे समझने लगा कि जो मैंने पढ़ाई की थी, वो अभी भी मुझे याद है, क्योंकि मैंने मेडिटेशन के माध्यम से पढ़ाई की थी। उसके टेक्निक्स को मैंने इस्तेमाल किया था, और जो है मैं बाद में आपके साथ में आपसे करवाऊँगा भी, वो क्या है। तो मुझे फिर से प्रेरणा मिली कि नहीं, मेरे पिताजी ने कहा था कि मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम देनी है, और मेरा जो अभ्यास जिस प्रकार से मैंने किया था, उसी अभ्यास के प्रेरणा से मुझे लगा कि मैंने एग्ज़ाम देनी चाहिए। और जब मैंने एग्ज़ाम दी, 15 दिन के बाद एग्ज़ाम थी मेरी, एनुअल एग्ज़ाम थी, और आप ये नहीं मानोगे कि मैंने 1 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लिया, और मेरा पूरा सेकंड ईयर फर्स्ट
क्लास में मैंने पास आउट किया। तो उससे मुझे 2 फ़ायदे मिले, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरा काफ़ी कम परसेंटेज था। अगर सेकंड ईयर में अगर मैंने परसेंटेज नहीं लिया होता, तो थर्ड ईयर और टोटल 3 इयर्स मेरा बी प्लस नहीं होता, और उस समय बी प्लस बहुत इम्पोर्टेंट था। आज के फर्स्ट क्लास से भी ज़्यादा बी प्लस था, कि जिससे 55% मिलने से आप कहीं पे भी आपको एडमिशन मिलती थी। 55% से नीचे को कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में आप एडमिशन नहीं मिलती थी। तो बी प्लस होना वहाँ पे उस समय ग्रेजुएशन का एक फर्स्ट क्लास के जैसे था, स्पेशली हम उस कैटेगरी के लोगों के लिए कि जो जिसमें हमें एडमिशन मिल सकती थी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मेरे पास में अगर उस समय मेडिटेशन का स्किल नहीं होता, जो मेडिटेशन स्किल मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो शायद मैं पढ़ाई भी सही तरीके से नहीं कर पाता, और जो मेरे साथ में एक नेचुरल इंसिडेंट हुआ जिस पे मैं डिपेंड था, या जो सब कुछ मेरे लाइफ में थे, हाँ, अगर वो इंसान जब उसी समय चला जाता है, तो उस एज के अंदर माइंड क्या करता है कुछ कह नहीं सकता है, उसका कैसा इफेक्ट होता है, जिसके साथ में ऐसा होता है वो ही उसको जान पाते हैं। लेकिन मैं अगर वहाँ से बाहर आ सका, तो कहीं न कहीं मेरे पिताजी का जो एक मोटिवेशन था पढ़ाई को लेकर, जो बाबा साहब से उनको मिला था, और जो मुझे उस समय मेडिटेशन का एक सपोर्ट मिला था, जो टेक्निक्स मैंने सीखा था, मुझे लगता है कि ये 2 चीज़ों से मैं वहाँ से बाहर आ पाया। और वहीं से मेरा जो एक नया लर्निंग जो है, या मेरे लाइफ का एक नया टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, मेरे लाइफ में मैं देख पाया कि मेडिटेशन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और इवन जब मैं जहाँ पे भी मैं इवन एग्ज़ाम देता था या इंटरव्यू के लिए जाता था, द इंटरव्यू पर्सन, जो इंटरव्यू पर्सन है, उस टाइम में हमेशा फ़ियर रहता है। हम डरे हुए रहते हैं, बात करने के लिए या आपके बेस्ट को प्रेज़ेंट करने के लिए, और साथ-साथ में जो बाकी पार्टिसिपेंट जो आते हैं इंटरव्यू के लिए, उसके लिए हमें ईर्ष्या रहती है। तो ये ईर्ष्या और भय से अगर आप कोई भी इंटरव्यू फेस करने के लिए जाओ, और आपके पास में कितना भी टैलेंट हो, तो मुझे नहीं लगता है कि हम इंटरव्यू में सक्सेस हो सके। और मैंने मेडिटेशन का वहाँ पे इस्तेमाल करते हुए मैं अपने आप को सक्सेस मैं देख पाता हूँ कि मैंने सक्सेस कहाँ से मैंने अचीव किया है। मेरे पास में कितना बेस्ट था, मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं इतना बेस्ट था मेरे अपने सब्जेक्ट में, लेकिन मेरे पास में जो स्किल जो थी अपने माइंड को या इमोशंस को वहाँ पे बैलेंस करने की, बात करते समय या औरों के लिए, उससे मुझे एक अपना पॉजिटिव जो एनर्जी जो है, उस समय मैं गेन कर पाया, या उस पॉजिटिव माइंड से ही कहीं न कहीं मेरा जो अ नॉलेज कम होने के बावजूद भी या फ्रेश होने के बाद में भी मुझे वो जॉब मिल सकी। हुँ? और कहते हैं कि जॉब मिलने के लिए काफ़ी कुछ पैसा देना होता है, या काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन मेरे दोनों जॉब में मेरा कुछ भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था, और मैं उतना उसमें एक्सपर्ट भी नहीं था। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा एक्सपर्ट इसमें था कि मैं अपने इमोशंस को, माइंड को कैसे बैलेंस करके इंटरव्यू फेस कर सकूँ। और वही सक्सेस मुझे यहाँ तक, अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे मैं जॉब कर रहा हूँ पिछले 8-10 साल से, या 18 साल मैंने अहमदाबाद में एक सेंटर में मैंने जॉब किया था। तो दोनों जॉब क्रॉस है। वो मेरा नॉन टीचिंग जॉब था, ये टीचिंग जॉब है। नॉन टीचिंग से टीचिंग में आना, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, और चैलेंज के पीछे कहीं न कहीं जो मेडिटेशन की जो पावर है, वो मैंने हमेशा अपने लाइफ में मैंने इस्तेमाल की है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही कहीं न कहीं मोड़ में खड़े हैं, भले हमारे बच्चे हो या छोटा बच्चा हो या हम बड़े हो, तो उस चैलेंज को हमने कैसे फेस करना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत सारी हम इस कोर्स से प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं, और कुछ सब्जेक्ट है जो हमारे पास में एक्सपर्ट है, जो हम एकेडमी बनाई है। उसमें आप अपने सब्जेक्ट में जो स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली जो स्कॉलर है, पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से भी हम कौन से सब्जेक्ट हमारे लाइफ में
इम्पोर्टेंट हो सकते हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, किसमें हमने करियर बनाना चाहिए और करियर का क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो अभी से अगर हम बच्चों को थोड़ा शेयरिंग करते हैं तो उनका मोटिवेशन जो पढ़ने का है और अपने बेस्ट को और इम्प्रूव करने का है। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे समय या आपके समय कोई भी पेरेंट्स या ऐसा कुछ एनवायरनमेंट होता ही नहीं है कि सब्जेक्ट की काउंसलिंग की जाती है कि कौन से कोर्सेस या उनकी जो क्षमता है और उस कोर्सेस के लिए किस कौन से क्षमता को हमें बढ़ाना है ताकि हम अपने बच्चों को उस कोर्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकें। अगर 10th 12th ग्रेजुएशन के बाद में जो भी बच्चे या पेरेंट्स किसी कोर्स में इंट्रोड्यूस करते हैं सिर्फ इन्फ्लुएंस में करते हैं, तो उसने इंजीनियरिंग में डाला है तो हम भी अपने बच्चे को इंजीनियरिंग में डाल देते हैं। उसने डॉक्टर कर रहा है तो हमारे बच्चे को भी हम डॉक्टर करने के लिए हम प्रेशर करते हैं। हाँ, तो ये जो प्रेशराइज जो हमारी जो चॉइस है, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे के बेस्ट को पूरी तरह से किल कर रही है। और उसका कारण भी ये है कि काउंसलिंग ना पेरेंट्स करवा पा रहे हैं या ना पेरेंट्स को पता है, ना स्टूडेंट को उसका नॉलेज कहीं से मिल पा रहा है। और टीचर तो बेचारा सिर्फ पढ़ाता है और बस अपने जॉब को सेटिस्फाइड रहता है, उसको भी बच्चों से उस लेवल का कुछ लेना देना नहीं होता है। तो हमारे सिस्टम के अंदर हम तीनों इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, एज अ पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, मैं उसको काफी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। और टीचर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन टीचर का भी आजकल जो एटीट्यूड बिहेवियर होता है काफी डिस्क्रिमिनेट होता है, काफी मतलब उतने अवेयर नहीं होते हैं कि वो टीचर क्यों बने हैं और क्या स्टूडेंट को क्या बेस्ट देना चाहिए। ऐसे बहुत कम टीचर्स हमें मिलते हैं जो आसपास में होते हैं। और तीसरा जो एजुकेशन सिस्टम जो है, जो इंस्टीट्यूशंस जो बनाते हैं या चलाते हैं, उनका भी उतना कोई क्लियर विजन नहीं होता है। लिखने बोलने में होता है लेकिन एक्शन में बिल्कुल वो उससे अपोजिट होते हैं। तो हर जगह पे हमें समस्या है, लेकिन उसकी समस्या का जो जड़ अगर हम देखते हैं तो पेरेंट्स और माइंड है, जो किसी के हाथ में नहीं है। ना इंस्टीट्यूशन आपको कंट्रोल कर सकते हैं, ना टीचर आपको गुमराह कर सकता है। अगर पेरेंट्स सोचे और स्टूडेंट अपने माइंड का कनेक्शन समझे, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब के समय या किसी भी समय जो भी महान लोग होते हैं, उनके लिए कोई भी परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है। आज तो फिर भी हमारे पास में बहुत सारी परिस्थिति अनुकूल है। खाने को भोजन है, रहने को घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं और घूमने के लिए हम किसी भी जगह पे अपने एजुकेशन को ले सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति उनके साथ में बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ दो परिस्थिति थी बाबा साहब के साथ, दो बातें थी। एक तो उनका पेरेंट्स जो चाहता था कि मेरा बच्चा पढ़े, तो बाबा साहब का खुद का माइंड कि मुझे पढ़ना है, मुझे ज्ञान को प्राप्त करना है, मुझे अच्छा स्टूडेंट, मुझे अच्छा इंसान बनना है। ये उनके खुद के मन की सोच थी और उसी सोच ने उनको इतना महान बनाया है। अगर आप किसी की भी बायोग्राफी पढ़ते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट की, तो आपको रूट में यही मिलेगा कि उनका जो बचपन है, उनका जो बर्थ प्लेस है, काफी पुअर फैमिली में हुआ होगा या काफी डिफिकल्टी में रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर वो महान बने हैं तो आप और मैं और हम क्यों नहीं बन सकते हैं। क्योंकि वो बनने का हमारे पास में जो हौसला जो है, वही हौसला हम ना दे पा रहे हैं, ना उसको हम समझ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोर्स हमें उस कॉन्फिडेंस को जो लेकिंग है, जो डाउन है, उस कॉन्फिडेंस को हमें ऊपर लाना है, जो हमारे माइंड का या इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। तो अभी हम ध्यान की तरफ बढ़ते, क्योंकि जो बातें मैंने अभी बताई है, हर बात हर सेशन के अंदर इतनी पूरी बातें नहीं होगी। हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल को देखने वाले हैं, स्पेशली जो मैं टूल्स है या टेक्निक्स को जो मैं शेयर करने वाला हूँ कि कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस और हमें ये कैसे सोचना चाहिए, कैसे हमने अच्छी स्मार्ट पढ़ाई करनी चाहिए, इन सभी बातों के जो टूल्स टेक्निक्स थे उसके बारे में मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशंस में हम आपसे दिखाएंगे और करवाएंगे, ताकि देखने और करने का जो कंबाइनेशन है
कभी कभी हम हमेशा सुनते हैं कि ये करो ये करो ये करो, लेकिन हमें ये नहीं दिखाता, कोई नहीं बताता है कि कैसे और क्यों करें। सिर्फ बताया जाता है कि ये अच्छा करो, ये अच्छा करो, ये अच्छा करो। लेकिन अच्छा करो कैसे करें और उसका क्या प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई चीज़ें हम ज़्यादा अपने आस-पास में या हमारे बच्चे के साथ हम शेयर कर पाते हैं। तो वो चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो आज का हमारे पास समय अभी समाप्त की तरफ जा रहा है। सिर्फ हमारे पास में 5 मिनट है, तो 5 या 10 मिनट, थोड़ा 5 मिनट और लेके हम 10 मिनट के लिए एक जस्ट सिटिंग जो मेडिटेशन है, जस्ट साइलेंस, कैसे हमने अपने बॉडी को, माइंड को करना है, ताकि ये मेडिटेशन आप हर जगह पे कर सकते हैं। हर जगह पे मतलब जैसे कि आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं अभी, आपने टाइम तय किया कि मुझे पढ़ना है, तो बस पढ़ने के कुछ मोमेंट पहले आपको मेडिटेशन करना है। क्योंकि जैसा हम पढ़ने के लिए सोचते हैं और डेस्क पे बैठ जाते हैं, तो हमारा जो माइंड जो है वो पास्ट माइंड होता है। जो आप कुछ करके आए होते हैं, कुछ खा के आए होते हैं, कुछ बोल के आए होते हैं, उसी माइंड से जब आप पढ़ते हो तो वही माइंड में चलने लगता है कि मैंने क्या खाया, ये अच्छा नहीं खाया, ये अच्छा खाया तो ऐसे मुझे दोबारा मिलना चाहिए, या किसी को आपने बोल दिया, अच्छा बुरा सुन लिया, तो आप पढ़ते तो हो लेकिन माइंड के अंदर वही चलता है। उसमें ब्रेक नहीं मिलता है, स्पेस नहीं मिलता है कि जो आप इसके पहले किए हैं और अभी आप जो कर रहे हैं, उसमें अगर स्पेस नहीं मिलेगा, तो आपका पढ़ाई, आप कितना भी आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसका पास्ट एक्शन का ही हमेशा इफ़ेक्ट जो है प्रेज़ेंट में आता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि मेरा मन ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो भी हम एक्ट कर रहे हैं, तो हमें पोज़ देना है। जैसे कि आप बचपन में शायद आपने किया होगा स्टैच्यू, ठीक है, एक गेम किए होंगे ना? स्टैच्यू का गेम आपने सुना होगा, देखा होगा कि हम खेल-खेल में बहुत, मैं हमारे समय में काफ़ी ऐसा गेम खेलते थे। स्टैच्यू, स्टैच्यू हो जाते थे कुछ मोमेंट के लिए। स्टैच्यू का मतलब पोज़, साइलेंस, जस्ट सिट। तो उससे जो बेनिफिट जो हमें आपके पूरे डे टू डे लाइफ में जब आप उसको इस्तेमाल करोगे, जो भी आप एक एक्शन से दूसरे एक्शन में जब जंप करते हो, और आजकल ये कॉर्पोरेट सेक्टर में भी सिखाया जाता है, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे टास्क होते हैं। एक टास्क का दूसरे टास्क में इम्पैक्ट होता है। अगर आप पोज़ नहीं दोगे, आप स्पेस नहीं दोगे, तो पहले टास्क का ही आपका माइंड वहाँ पे वर्क करेगा और आप प्रेज़ेंट का टास्क नहीं कर पाओगे और बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो हमारे लाइफ में भी हमें जो भी क्योंकि हम बहुत सारे टास्क के साथ में सुबह से लेके रात तक जुड़े हुए रहते हैं, और हमारा हर टास्क जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। और वो इन्फ्लुएंस हमें, हम उसको तोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए सुबह का जो गुस्सा जो होता है, वो हर जगह पे गुस्सा इनपुट होते रहता है, क्योंकि हमने दूसरे टास्क के अंदर अपने आप को स्पेस नहीं दिया, और स्पेस नहीं देने की वजह से हमारा पूरा एंटायर लाइफ जो है इसी प्रकार से चलते रहता है। तो ठीक है, जैसा आप आपकी पोजीशन ले सके आप पोजीशन ले लीजिए। अ, अभी मैं पोजीशन को लेके बात नहीं करूँगा, क्योंकि अ, आप जैसे भी आप जिस जगह पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठ जाइए। आप कोई और स्ट्रेट बैठिए और धीरे-धीरे अपनी आँखों को बंद करें। धीरे-धीरे आपकी कोई भी पोजीशन आप सेलेक्ट कर लीजिए। धीरे-धीरे आँखें बंद करें, क्योंकि ये टेक्निक है, ये स्किल है, और स्किल को जो हम सीख रहे हैं, उससे हमें ज़रूर लाभ होगा, क्योंकि कोई भी स्किल होती है, जैसे कि म्यूज़िक की स्किल हो, ड्राइंग की स्किल हो, उसमें हमें थोड़ा पेशेंस रखते हुए उसके प्रोसेस को करते हुए हमें करना होता है। तो छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, मैं उनको भी चाहूँगा कि वो अपनी आँखें बंद करें। मैं देख रहा हूँ आपको, और छोटे बच्चे ज़रूर अपना वीडियो ऑन रखें, ताकि मैं कुछ गलतियाँ हो रही हैं उसको मैं देख पाऊँ। गुड, गुड, वेरी गुड।
धीरे धीरे आंखें बंद करें। गुड। हाँ, वेरी नाइस। हम्म। और जैसे हम आंखें खोल के चीजों को देखते थे, वैसे अभी आंखें बंद करके हमें अपने शरीर को देखना है। हाँ? अपने हाथ कैसे रखे हैं, अपने आपके पैर कैसे रखे हैं। जस्ट यू हैव टू फील, एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें कि आप कैसे बैठे हैं। दोनों पैर आपने क्रॉस किए हैं, आपके दोनों हाथ दोनों पैर के बीच में है। हम बैठते हैं पढ़ाई के लिए, वैसे ही हम ध्यान के लिए बैठे हैं। देखिए कितना सुंदर है कि आप अपने आप को, अपने शरीर को आंखें बंद करके भी देख पा रहे हैं। आपके आंखें बंद करने से भी आपकी मन की आंखें जो है वो देख रही है, क्योंकि मन की आंखें खुली आंखों से भी बहुत कुछ देखती है। हमारा अभ्यास भी जो मन की आंखों से ही होता है। मन में जो विचार आ रहे हैं, जो अभी मैंने बताया है उसके बारे में कुछ विचार आ रहे हैं, उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। देखिए जैसे कि आप नदी के किनारे बैठे हो और पानी पानी को आप देख रहे हैं, बहता हुआ पानी बह रहा है। वैसे ही आपके शरीर और मन में जो अनुभव हो रहा है वो भी बह रहा है। सांस आ रही है, जा रही है। जो आपको सेंसेशन हो रहा है आपके शरीर पर, आपके कपड़ों का, हवा का, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो भी उसी प्रकार से आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपका मन है, वो इसी प्रकार से है, जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं पानी की प्रवाह की तरह। आपको आने वाले जो विचार है उसको पकड़िए मत, उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। फिर वो अच्छे विचार हो या बुरे विचार हो। जो अभी आप कर रहे हैं उसी को देखिए कि आप बैठे हैं और अपने मन को देख रहे हैं। जैसे हम आईने में अपने आप को देखते हैं, उसी प्रकार से हम आंखें बंद करके हमारे मन को देख रहे हैं कि मन में कितनी सारी बातें हैं, कितने सारे विचार हैं, कितनी सारी कल्पनाएं हैं। क्षण प्रति क्षण आ रही है, बहते जा रही है। क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका मन है।
देखिए कि आपका शरीर तनाव मुक्त हो रहा है, आपके मन में जो बुराई है, वो चले जा रही है। आप शांत हो गए हैं। आप साँस को देखते हुए अपने शरीर को देख रहे हैं। हमारा मन भी साँस की तरह है, आना है, जाना है, आना है, जाना पानी की तरह है, फूल की तरह है। जैसे हम नींद में जाते हैं और हमारा मन शांत होता है, उसी प्रकार से हम सिर्फ बैठे हैं, बैठे-बैठे हमारा मन शांत हो रहा है, क्योंकि हम मन को बहते हुए देख रहे हैं, ना उसको पकड़ रहे हैं, ना उसको रोक रहे हैं। जैसे कि नदी का प्रवाह देखते हुए हमें सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। वैसे ही हमारा मन शांत हो रहा है, क्योंकि शांत मन से ही आपका अभ्यास, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। इसलिए शांत मन को अनुभव करना, उसको जानना कि शांत मन मेरा स्वभाव है, मैं देख रहा हूँ। कोई भी चीज़, कोई भी विचार मुझे दुखी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रवाहित हैं, आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। अगर भय भी आ रहा है, वो भी चला जा रहा है। चिंता आ रही है, वो भी चली जा रही है। जस्ट सिटिंग। पूरे शरीर को भी आप ऐसे ही देखें, शरीर में होने वाली जो संवेदनाएँ हैं, सर से लेके पैर तक, आपकी आँखों के भीतर जो आपका मस्तिष्क है, उसी में से आने वाले विचार, कल्पनाएँ आ रही है, जा रही है। आपका मन जागरूक हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो वही आपकी जागृति है। धीरे-धीरे साँस को देखते हुए, अपने शरीर को देखते हुए,
ध्यान को समापन करना है। धीरे धीरे आंखें खोलनी है और जो हमें अनुभव हुआ है कि मन शांत होने का, भटकने का, या जो भी विचार हमारे मन में हमने देखे हैं, कल्पनाएं देखी है, अच्छी हो बुरी हो, आते जाते हुए, एक प्रकार का हमने पिक्चर देखा है। इसका पिक्चर, खुद का पिक्चर, मूवी, है ना? मूवी देखते हैं ना हम टीवी में, तो हम दूसरे का पिक्चर देखते हैं कि हीरो क्या कर रहा है, हीरोइन क्या कर रही है, कौन किसको मारा है, कौन गा रहा है ना? तो अभी हमने हमारा मूवी देखा है कि हमारा मन क्या कर रहा है, हाँ, किसको गुस्सा कर रहा है, क्या खाने के लिए, है ना? या हमें गुस्सा भी आ रहा है माँ बाप का, मुझे क्या दिया। हाँ, सर कुछ बातें करते हैं, समझ में नहीं आ रही है, हाँ, ये अच्छा है, अच्छा नहीं है, बहुत सारे विचार आए होंगे। लग रहा होता है, खेलने आता हूँ, नहाने आता हूँ, खाता हूँ। तो बहुत सारे विचारों का जो बवंडर जो है या बड़े प्रकार से विचार आते हैं, तो वो देखना हस्ती है। ये सब बड़ा शास्त्र है, सबसे बड़ा विज्ञान है। और विज्ञान से हम साइंस को पढ़ते हैं कि ये जो है कैसे बनती है, पानी कैसे होता है, पानी कब आता है, पानी में पानी हमारे